Hello, class 11th. Welcome to Zenith Guru Next Step, where you unlock your potential. So, I hope कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा. ऑलरेडी आपने ये टेस्ट दे दिया है. आज की क्लास में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं. एंड पेपर कोड क्या है? ZZ202425 11th केमिस्ट्री 03. तो अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? अब तक टोटल 4 टेस्ट हो चुके हैं. कैसे? 00, 01, 02 एंड 03. और सारे के सारे बेसिकली हमने अभी केमिस्ट्री के ही रखे हैं. एंड आई होप कि आपने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे. जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं. हर एक का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. ठीक है, हमारे चैनल पे. ओके, सो एज यू ऑल नो, आई एम निकी पंडित एंड लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट. और आपका सिलेबस क्या था इस टेस्ट के लिए? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. इसके 10 क्वेश्चंस हैं एंड इसके 10 क्वेश्चंस है. तो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी. लेट्स स्टार्ट. चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन बी हेल्प यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स. तो पेशेंट्स है वो किससे सफर कर रहे हैं? एड्स से सफर कर रहे हैं, है ना. तो किस चीज से वो क्योर हो सकते हैं? कौन से इनमें से हम ऐसा बोल सकते हैं मेडिसिन है, ड्रग्स है विच इज हेल्पफुल फॉर देम? तो सबसे पहला है हमारे पास सिस्प्लेटिन. सेकेंड वन इज AZT, एजिडोथाइमिडीन. थर्ड वन इज टेक्सोल एंड फोर्थ वन इज कोडीन. तो यहाँ पे क्या होता है? सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल. ठीक है, बेसिकली ये कैंसर में काम आते हैं. सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल आर यूज्ड इन कैंसर, वेयरएज कोडीन जो है ये एक पेन किलर है. एंड AZT इज यूज्ड इन एड्स. ठीक है, AZT का हम यूज किस में करते हैं? टू प्रिवेंट और ट्रीटिंग एड्स पेशेंट. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So, which of the following is not a pure substance? इसमें से कौन सा substance pure नहीं है? Now, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए what is pure. Pure means a substance which have only one type of composition, only one type of element is present, या फिर two or more elements combined in a fixed ratio, उसी को हम pure substance कहते हैं. राइट? हमारे टर्म्स में प्योर का मतलब होता है कोई कंटामिनेशन आ जाना किसी चीज में. मान लो कि वो खराब हो गया है, उसमें जर्म्स आ गए हैं, कोई बाहर से चीज आ गई है, तो दैट इज कॉल्ड, हमारी साइंस में, हमारी नॉलेज में, ठीक है, हम जनरली क्या बोलते हैं? यार ये तो खराब हो गया, तो ये प्योर नहीं है. जैसे लिखा होता है ना कि ये प्योर घी, तो हम क्या समझते हैं कि हाँ भाई हमारी जानकारी के हिसाब से ये प्योर होगा, बट दैट इज नॉट प्योर इन साइंटिफिक लैंग्वेज. ठीक है, साइंस के लैंग्वेज में प्योर नहीं है. प्योर का क्या मतलब है? जो एक ही चीज से मिलके बना हो या फिर फिक्स कॉम्पोजिशन से मिलके बना हो, फिक्स रेशियो से मिलके बना हो. राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस? कॉपर, गोल्ड, शुगर सोल्यूशन एंड वाटर. सी, कॉपर मेटल है, सारा का सारा उसमें कॉपर ही रहेगा. गोल्ड के पार्टिकल में सारी की सारी चीजें गोल्ड की ही रहेंगी. वाटर का देखो H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है. बट अगर हम इनके मास का रेशियो देखेंगे तो दैट इज 1:8, और ये भी फिक्स होता है. आप कितना भी पानी बना लो, ठीक है, कितना भी वाटर का फॉर्मेशन कर लो, इनका जो मास का रेशियो है विल नेवर एवर चेंज. लेकिन हम शुगर सोल्यूशन के बारे में अगर बात करें, 4 लोगों से कहीं कि भैया आपको शुगर सोल्यूशन बनाना है, तो वो क्या करेंगे? 1 लीटर पानी में या फिर 500 ml वाटर में अपने तरीके से वो शुगर को ऐड कर देंगे. ठीक है, एंड शुगर जो है वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन से मिलके बना है. वाटर जो है वो उसका कॉम्पोजिशन अलग है, दैट इज नॉट फिक्स, है ना. तो ये प्योर की कैटेगरी में नहीं आएगा. समझ में आ गया? ऐसा थोड़ी कि हमसे कहे कि शुगर सोल्यूशन बनाना तो इनका रेशियो फिक्स कर देंगे कि नहीं भाई एक ही ग्लास पानी लेना है हमको और एक ही चम्मच हम चीनी ले सकते हैं. ऐसा तो नहीं है. हम अगर हमें बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो हम ज्यादा शुगर ऐड करेंगे, हमें मीठा नहीं पसंद है तो शुगर ऐड नहीं करेंगे. राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. बाकी सारे के सारे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे. ओके, नाउ थर्ड, कैंडिला इज द SI यूनिट ऑफ कैंडिला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कैंडिला किसकी यूनिट है?
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी? Which one is correct in question number 3rd? So candela is the SI unit of luminous intensity. किसकी यूनिट होती है ये? Luminous intensity की यूनिट होती है कैंडेला एंड रिप्रेजेंटेड एज CD. Next, question number 4th. Okay, now write 6, 3, 5, 4 and how many zeros are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, in scientific notation. अब इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन हम लिखेंगे कैसे? देखो, हमेशा याद रखना n, ठीक है, इनटू n 10 की पावर x मान लो। इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड ये जो है ये सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है, और सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। फिर पॉइंट के बाद कितने भी नंबर हो सकते हैं इंटू 10 रेज टू द पावर x। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है? 6, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने ही जीरोस है। 6 zeros are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6, 3, 5, 4। हमें क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे कहीं आपको डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं आपको डेसिमल नहीं दिखता है तो हमेशा कहाँ पे डेसिमल मान के चलोगे आप? कि लास्ट में कहीं डेसिमल होगा। अगर हम इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम इस डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर हमेशा कैसी हो जाएगी? इसकी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अभी कहाँ पे शिफ्ट करना है? हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 डिजिट तो रखनी पड़ेगी ना हमको यहाँ पे। तो हमने क्या किया? 6.354। अब जरूरी नहीं है कि आप जीरो को मेंशन करें, बाकी अगर डिजिट है तो डिजिट लिखना इज कंपलसरी। इनटू 10 रेज टू द पावर, कितने टाइम्स हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है? 9 टाइम्स हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6.354 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इज द करेक्ट आंसर। और ये हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6.354 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। सो हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन हाफ डे? हाफ डे का मतलब सिर्फ 12 घंटे के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यार, ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, 4th क्लास की बुक में भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना? सो आप चाहो तो जो आपकी बुक में फॉर्मूलाज वगैरह दिए उससे अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट था 12 आवर्स होते हैं 60, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 600। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। 12 इंटू 3 600 6 6 36 और 2 जीरो आने थे, 2 जीरो हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 43,200 सेकेंड, 43,200 सेकेंड्स। ठीक है, 43,200 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, नाउ next question is question number 6. How many scientific figure does 0.057 have? 0.057 में कितने साइंटिफिक फिगर है? तो हमेशा देखो याद रखना इसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना? नॉन जीरो डिजिट अगर लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, है ना? अगर नॉन जीरो, ये जीरो डिजिट अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, वी कंसीडर ओनली नॉन जीरो। ठीक है, अगर जीरो डिजिट बिटवीन दी नॉन जीरो है तब हमको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो क्या है, ये डेसिमल के बाद है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये भी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में है और कोई नंबर यहाँ पे है भी नहीं नॉन जीरो वाला, तो इन दोनों को ही हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे। तो कितने यहाँ पे डिजिट आपको दिख रहे हैं? 2 डिजिट है। अगर यहाँ पे साइंटिफिक फिगर है, साइंटिफिक नोटेशन है, इनमें प्रॉब्लम आती है तो आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से हर एक चीज समझाई गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने साइंटिफिक फिगर है? यस,
कितने दिख रहे हैं आपको साइंटिफिक फिगर? सिर्फ 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6th का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Who proposed the law of conservation of mass? Yes, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किन साइंटिस्ट ने बताया था, प्रपोज किया था? एंटोइन लेवोसियर, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, लॉरेंस रोमानियो एंड जोसेफ लुइस। यस, तो कौन है? Basically, law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, है ना? एक chemical reaction में mass को ना ही हम create कर सकते हैं, ना ही हम destroy कर सकते हैं. We can just only convert it into one form to the another form. और ये बात हमसे किसने कही थी? ये बात हमको बताई थी एंटोइन लेवोसियर ने. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ next question is question number 8. A mole of any substance contain, एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमेशा याद रखिएगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है Na. डिवाइडेड में नहीं लिखा है, अच्छा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम Na कहते हैं. Na इज एवोगैड्रो नंबर. ये ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़कर आ चुके हैं. ठीक है, सो अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, which option is correct? Option C is correct. Next question, which of the following is an empirical formula? Okay, इनमें से कौन सा empirical formula है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये जाने कि empirical formula क्या होता है. किसी भी कंपाउंड को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक है, उनके रेशियो को होल नंबर में लिख देना इज कॉल्ड empirical formula. ठीक है, C6H12O6 के बारे में बात करें तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो C1H2 और O1 हो जाता. फिर बात करते हैं H2O2 को हम HO लिख सकते हैं, मतलब ये भी इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है. CH4 को क्या हम और ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते. C2H2 को हम ब्रेक करके CH3 लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन किसका यहाँ पे और ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, किसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? दैट इज CH4, मतलब वो अभी भी अपने एम्फेरिकल फॉर्मूलाज में प्रेजेंट है. राइट, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन 10 इज, इन ग्लूकोज सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज. ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. अब हमें इसका यहाँ पे रेशियो बताना है. ठीक है, तो देखो 6 यहाँ पे क्या है, 6 है, 12 है एंड 6 है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, तो CH2O, ये इसका सिंपल रेशियो हो जाएगा. ठीक है, 1 to 1, 1 to 1. अगेन इसका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट. ठीक है, 9th वाले का भी सी था एंड 10th वाले का भी यहाँ पे सी ही होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन 11th इज, हु डिड दी, अच्छा यहाँ से अब हम सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सो हु डिड दी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था? R.A. मिलिकन, J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर गैलीलियो? किन साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था? यस, एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या? यहाँ पे बेसिकली हम मास कैलकुलेट करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स का, है ना, जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं उसका मास हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और हमने देखा था कि वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड ये बताने वाले साइंटिस्ट है R.A. मिलिकन. आपकी बुक में एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, उसमें आई थिंक येलो कलर का, फिर अलग कलर का एक बॉक्स है, उसके अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तो आप वहां से इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ सकते हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. What's the wavelength for the visible region electromagnetic radiation? See, हमारे आसपास बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं,
ठीक है, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल रे, बहुत सारी रेज है, बहुत सारे रेडिएशन है, बट हम उन रेडिएशंस को, उन रेज को नहीं देख पाते हैं, वो हमारी आंखों से विजिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक रेंज में ही हमें चीजें दिखाई देती हैं, दैट्स कॉल्ड विजिबल रेंज, है ना। और वो विजिबल रेंज कितने से कितनी होती है? 450 से 700 नैनोमीटर के आसपास की होती है। ठीक है, 450 से 700, 750 इतना मान के हम चलेंगे, लेकिन किस में होती है? नैनोमीटर में होती है। सो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? 400 टू 750 नैनोमीटर, ये 400 टू 750 है यहाँ पे, 400 टू 750 माइक्रोमीटर एंड 400 टू 750 पिकोमीटर। तो अभी किसने बताया था मैंने? हम देखते हैं नैनोमीटर में, 400 टू 750 नैनोमीटर, ये विजिबल रेंज है हमारी आईज का। आप सबने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना कि हम कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी की ही चीजें सुन सकते हैं, इट्स बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो उसी तरीके से देखने की भी हमारी क्षमता होती है कि हम 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक ही चीजों को देख सकते हैं, उससे ज्यादा या फिर उससे कम वाली चीजें हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सो डैश फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रोडक्ट हिट द मेटल सरफेस। उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मेटल का सरफेस है, सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे लाइट आ रही है इंटेंसिटी से, जैसी वो उस पर टकराएगी यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये पूरा प्रोसेस क्या है? ठीक है, इसको हम कहते क्या है? वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेटेड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या कहेंगे? वो क्या चीज है? yes, this is question number 13। तो बेसिकली दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये जो है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं, जो पैकेट्स की फॉर्म में लाइट आ रही है, और जैसे ही वो मेटल्स पे, मेटल के सरफेस पे हिट करेंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मिनिमम से मिनिमम कितनी एनर्जी हम दे कि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कम से कम कितनी एनर्जी लाइट को दी जाए कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। Next question, question number 14. So, when an electron jump from third orbit to second orbit, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप करके कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है। Which series of spectral lines are obtained? तो सेकेंड लाइन पे, ठीक है, कौन सी सीरीज होती है? बार्मर, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या होता है? लाइमन है, फिर बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफन। तो इस तरीके से 5 है, सेकेंड वाले पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे बार्मर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? बार्मर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए हमारा दैट इज बार्मर इज करेक्ट। और यहाँ पे कौन सी रेज होती है? सो दैट्स कॉल्ड अ विजिबल रीजन। ठीक है, यहाँ पे की जो वेव होती है वो विजिबल रीजन की होती है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, who found out about the dual nature of a metal? dual nature का मतलब क्या होता है? जो दोहरा बिहेव करे, जो दो चीजों की तरह बिहेव करे। जैसे हम वेव नेचर, पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, तो मैटर जो है, मैटर में हम इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन हैव द डुअल नेचर। ठीक है, वो वेव की तरह भी काम करता है, वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेव नेचर कहते हैं। तो ये सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं? डुअल नेचर कहते हैं। तो ये किसने दिया? बोहर, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड या फिर थॉमसन? सो डुअल नेचर ऑफ बिहेवियर वाज गिवन बाय डी ब्रोगली। ठीक है, किसने दिया ये? डी ब्रोगली ने हमें डुअल नेचर के बारे में बताया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. So as per Heisenberg
principle of uncertainty, already we have done Heisenberg principle of uncertainty. The relation between relative movement and the relative position. Movement and position. तो मूवमेंट और पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर मूवमेंट एक्यूरेट होगा तो पोजीशन में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा, और अगर पोजीशन एक्यूरेट हुआ तो मूवमेंट में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट, इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक अगर एक्यूरेट है तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा अगर ज्यादा एक्यूरेट है तो उसकी कंपैरिजन में पहला वाला कम हो जाएगा। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, कैसे हैं ये एक दूसरे से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, आपने देखा है ना, 1s 2s 3s 4s 5s। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दीज आर दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है n। क्लियर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन है n। बट ये हमें बताता किसके बारे में है, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट, द शेप ऑफ द ऑर्बिट, स्पेशल ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल एंड द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, किस बारे में बताएगा हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, उस ऑर्बिट का कितना साइज है, ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं। एंड क्वांटम नंबर इज बेसिकली जस्ट लाइक आवर पोस्टल एड्रेस। ठीक है, बताएंगे ना कि पहले हम इंडिया में रहते हैं, फिर इंडिया में भी इस स्टेट में रहते हैं, इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर कौन से आप घर में रहते हो, घर का नंबर क्या है, घर में भी आप कौन से कमरे में हो, तो इतनी सारी चीजें हमें क्वांटम नंबर से पता चल जाती है। और बेसिकली आपके लिए नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसके बारे में बताता है, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट के बारे में हमें कौन बताता है यहाँ पे, यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप छोटी क्लास में के एलिमेंट शेल पढ़ते थे, तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s 2s 3s एंड 4s, इस तरीके से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन 18 इज व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल 2pz। 2pz का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, 1 प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, या फिर माइनस का 1 या फिर 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L2 -1। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनस, ऐसा बोल सकते हैं कि हम -L से +L तक ये जाता है। इसका सिंबल क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, स्मॉल m। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो -L 2L, इसका नंबर जाएगा। 2pz का हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 2pz। तो कितने, कौन कौन से इसके क्वांटम नंबर हो जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से इसके क्वांटम नंबर हो जाएंगे, -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ यहाँ पे 2pz है, कितना है यहाँ पे 2pz है। सो फॉर 2pz ऑर्बिटल इट्स 0। 2pz के लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा, 0 होगा। सो z क्या होगा, z जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है ना, z जो है वो किस पे है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी हमारा जो है एकदम करेक्ट है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3D ऑर्बिटल इज। तो 3D ऑर्बिटल के टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-1 है ना, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं n क्या है, यस, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो है ये हमारा n है, ठीक है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो कितने नोड्स हो जाएंगे यहाँ पे, चाहे आप एंगुलर नोड्स के बारे में बात करो यहाँ पे, चाहे आप रेडियल नोड्स के बारे में बात करो, कितना हो जाएगा, 2। सो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ
क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। तो देखो अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। एंड पूरा आपकी बुक में अबव प्रिंसिपल बताया गया है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए एंड मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि किस तरीके से बिना पूरा अबव प्रिंसिपल बनाए हुए भी हम हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो शॉर्ट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले दिख गया 1s तो कहीं नहीं है, सबसे कम एनर्जी इसकी है। उसके बाद 2s आता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं डिस्कस। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड जिन स्टूडेंट्स का ये एग्जाम रह गया है या फिर जिनको डर लग रहा है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पेपर कैसे करना है, तो डोंट वरी बेटा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके। क्या करना है आपको, सबसे पहले गूगल फॉर्म फिल करना है और वो मिलेगा कहाँ पे आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, एक आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, गूगल फॉर्म फिल कर दोगे, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। एक ग्रुप बना हुआ है, तो अभी यहाँ पे मक्खी आ रही है ठीक है। तो वो ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के बारे में, रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में, क्या चल रहा है 11th क्लास में, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलेगी। कब पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर आपको उसी ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। एंड आंसर शीट क्या PDF बना के उस ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, हमको पर्सनली भी भेज सकते हैं, फिर आपको चेक करके नेक्स्ट डे मिल जाएगी, ओके। एंड सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हैं, राइट। एंड अब इसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे तो ये वाला पेपर मेरे ख्याल से जो पिछले पेपर्स बने हैं उससे तो बहुत इजी है, राइट। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उतना आपको हर चीजें आसान लगेंगी। अगर प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, ओके। बट डोंट वरी, आप पढ़ते रहिए, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो बाकी का डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।